खबर स्टॉक्स में, जहां आप अपने सवाल हमें 9167329108 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे दो मेहमान भी आगे होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। योजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ होंगे जो अगले 1 घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन चलिए बाजार की एक पर नजर डाल लेते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग हो रही है। इंडेक्स में तो आज काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी हल्की तेजी के साथ 19,830 के बेहद करीब 20 अंक ऊपर। सेंसेक्स सपाट 66,430 के आसपास। निफ्टी बैंक में हल्की गिरावट दिख रही है करीब 75 अंकों की, 44,350 के आसपास बैंक निफ्टी। लेकिन आज चल क्या रहा है? आज फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही, तो सिप्ला करीब 3.5% की तेजी यहां दिख रही है। मेटल शेयर चल रहे हैं, हिंडाल्को 1.5% से ज्यादा ऊपर है, डॉक्टर रेड्डीज चल रहा है, सन फार्मा में तेजी है। ऑटो में भी चुनिंदा कुछ शेयर है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, जिसमें टाटा मोटर्स 1.25% ऊपर है, आयशर में मजबूती दिख रही है, बजाज ऑटो और एफएमसीजी में, आईटीसी में ठीक ठाक खरीदारी आज दिख रही है। आज दबाव कहां से आ रहा है? तो फाइनेंशियल शेयरों से दबाव आ रहा है। बजाज फाइनेंस 1.5% कमजोर दिख रहा है। पावर ग्रिड पर भी दबाव है, पावर शेयरों पर आज दबाव है, 1.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी दिख रही है। चलिए लेकिन एक इंडेक्स का व्यू जान लेते हैं। गौरांग सर, क्या लग रहा है आपको? आज बाजार काफी सुस्त है, निफ्टी पर पहले अपना व्यू बताइए। धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो कल एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी थी और जब से खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है तब से थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण है और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके सर्वोच्चम स्तर के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजों का भी एक दौर चल रहा है। क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर जिस प्रकार से आंकड़े आते हैं उस पर विश्लेषण करके स्टॉक स्पेसिफिक आपको शायद थोड़ी बहुत गतिविधि ऊपर की तरफ होती हुई दिखाई देगी और ये निर्भर करेगा कि खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है वहां से किस प्रकार की खबरें आती हैं और उसका असर कच्चे तेल के दामों पर क्या पड़ता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी निर्भरता थोड़ी बहुत ज्यादा है इंपोर्ट्स को लेकर के। कच्चे तेल $91 के पार ब्रेंट आज सुबह चला गया है, $90 के पार नाइमेक्स चला गया है और रुपया निरंतर आप देखें तो कमजोर 83 रुपया प्रति डॉलर का भाव है, उससे ऊपर का भाव चल रहा है। तो ये थोड़े बहुत संकेत है जो शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति खड़े कर सकते हैं। अगर संकट गहरा हुआ खाड़ी देश के जो अनिश्चितता का वातावरण है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो शायद तेल के दाम और उछल सकते हैं, जिस परिस्थिति में शायद बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करे या थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने मिले। लेकिन अगर आप छोटी या मध्यम अवधि का नहीं सोचते हैं तो इतिहास गवाह है, इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं और बाजार में गिरावट आती है और अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है, जोखिम झेलने की क्षमता है, तो चुनिंदा अच्छे मैनेजमेंट वाले कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में ये काफी लाभदायक होता है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह बाजार पर आपको दे दी गई है और काफ़ी अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं, निचले स्तरों पर है। लेकिन जैसा कि गौरांग अभी आपको बता भी रहे थे कि थोड़ा यहाँ पर सतर्क रहने की भी ज़रूरत है जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिव सिंह जी। वो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं शिव जी और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते, मैं एमपी मध्य प्रदेश से अपने मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ। ओके। और मेरा सवाल है SW सोलर पे। SW सोलर, ठीक है। कितने स्टॉक्स लिए थे आपने और कितना समय दे सकते हैं आप? मैं साल भर दे सकता हूँ और अभी बहुत नुकसान हो रहा है मेरे को। क्या करूँ इसमें, और ऐड करूँ कि और रुकूं, क्या करूं? मेरे को थोड़ा राय दीजिए। बिल्कुल। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, ये 363 पर इन्होंने लिया हुआ था 121 शेयर और नुकसान तो काफ़ी हो रहा है। ये स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं गिरावट में है और थोड़ा ऊपरी स्तर पर आपने एंट्री भी ले ली थी, इस वजह से नुकसान भी हो रहा है। आज भी ये स्टॉक लोअर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनको, इस स्टॉक में समय दे सकते हैं 1 साल का, एवरेज कर लेना चाहिए इन्हें,
या फिर स्टॉप लॉस लगाकर थोड़ा वेट करें? कुछ उम्मीद है रिकवरी की इस शेयर पर? गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। एसडब्ल्यू सोलर इन्होंने थोड़ा सा ऊंचे में ले रखा है। अगर डेली चार्ट देखें तो ग्राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन इसने बना दिया है यहाँ पे, और अपने की एवरेज इसके भी नीचे आ चुका है ये। हालांकि थोड़ा सा ये इनको थोड़ा सा इसी तरह के सभी दर्शकों को सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी अगर पूछे तो हो सकता है कि लॉस में जो बड़ा लॉस होने से बच जाए, बड़ा नुकसान होने से बच सकता है ये, अगर जल्दी अगर अपनी क्वेरी 18 आवर पे पूछ ले तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे से मेरी तरफ से तो हालांकि इनको पूरी तरह से निकलने की सलाह है, क्योंकि ग्राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना दिया है, ब्रेक डाउन दे चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 230 रुपए तक के लिए आ सकता है ये। नीचे में अगर इनको अभी भी नहीं निकलना, थोड़ा सा रखना है तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। उसके नीचे तो जरूर ये निकलने की सलाह रहेगी मेरी। तो ये स्टर्लिंग एंड विल्सन पर ये सलाह रत्नेश जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, ब्रजेश जी हैं झारखंड से। ब्रजेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास एसबीआई के सर 57 शेयर है 586 की खरीद पर। ओके। और एक अमर राजा बैटरी है सर 642 की खरीद पे 20 शेयर है। और सर एक क्वेश्चन और सर, आईसीआईसी बैंक है 30 शेयर सर 917 रुपए की खरीद पे। तीनों पे राय जानूंगा सर। ओके, मैं 6-7 महीने का समय दे सकता हूँ सर। ओके, 6 से 7 महीने का वक्त दे सकते हैं। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और अमरा राजा भारत तीनों। एसबीआई बैंक 586 रुपए पे गौरांग सर खरीद है इनकी। आईसीआईसी बैंक इन्होंने 917 रुपए पे लिया है और अमरा राजा बैटरी 642 रुपए पे। क्या करना चाहिए तीनों में ही? देखिए, जो समय सीमा ये बता रहे हैं वो बहुत छोटी या मध्यम अवधि की समय सीमा है, और हम तो सक्षम नहीं है इतनी छोटी अवधि के लिए टिप्पणी करने के लिए। लेकिन अगर ये समय सीमा को लेकर के परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 12-18 महीना अगर आप समय सीमा देते हैं, और मैं इनको ये राय दूंगा ये इतना समय दे, क्योंकि अभी अभी ये साल के अंत तक आपको 5 राज्य के चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे। अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव। तो इस परिस्थिति में बाजार थोड़ा बहुत उठापटक यानी कि वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, उस चीज से गुजर सकता है। तो आपकी जो समय सीमा है वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि ये भी कहना चाहूंगा कि जो 3 शेयरों में आपने निवेश किया है, एसबीआई, अमरा राजा बैटरी और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों ही कंपनियों के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश की राय है। तो अगर आप परिवर्तन कर सकते हैं समय सीमा में, और ये भी कहना चाहूंगा मैं कि अगर परिवर्तन करते हैं और आपके पास निवेश लायक पूंजी है, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स है उसकी संख्या बहुत कम है, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि समय सीमा बढ़ा दे, और अगर निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए तो गिरावट पर इन तीनों ही शेयर में और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन आवश्यक ये होगा कि आप अपनी समय सीमा बढ़ा दें। बढ़ानी पड़ेगी। जो 6 से 7 महीने का आपका व्यू है उसे बढ़ाकर 1.5 साल कम से कम कर दे तो डेफिनेटली इसमें फायदा होगा, गौरांग सर का ये मानना है। और एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और अमरा राजा तीनों ही आप यहाँ पर गिरावट पे और भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की, और हम अभी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के मैनेजमेंट से बात करेंगे। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके नंबर्स आपको बता देते हैं। L&T टेक्नोलॉजीज के जब नंबर्स आए थोड़े कमज़ोर थे, हालांकि अनुमान के मुताबिक रहे नतीजे, लेकिन जो गाइडेंस थी वहां पर मैनेजमेंट ने कटौती कर दी और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव है। 4% की गिरावट इस पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के MD और CEO अमित चड्ढा जुड़ चुके हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। आपने अपनी गाइडेंस में कटौती की है, तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि तीसरी या चौथी तिमाही में यहाँ से थोड़ी और नरमी देखने को मिल सकती है? और इसके अलावा आपने सालाना आय की भी जो गाइडेंस दी थी करीब $1.5 बिलियन की FY25 तक, क्या उस पर आप अभी भी कायम हैं या वहां पर भी थोड़ी नरमी और कमी देखने को मिल सकती है? So number one, as far as FY25 and $1.5 billion रन रेट की बात है, हमारा एस्पिरेशन अभी भी बरकरार है। वो गाइडेंस नहीं है, एस्पिरेशन है और वो बरकरार है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट ईयर। जो क्वार्टर रहा हमारा, 3.2% constant currency growth is amongst industry leading growth numbers that I have seen so far. And इसमें एक ही नहीं बट सारे वर्टिकल ग्रो हुए हैं। ट्रांसपोर्ट प्लांट एक्चुअली 4% प्लस पे ग्रोथ हुआ है।
हाईटेक का 2.3 हुआ है, मेडिकल का 1.4 हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का 1% हुआ है। तो ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रहा है। हमने 10 मिलियन प्लस के डील जीते हैं, जिनमें से जो 6 हैं वो अराउंड $20 मिलियन के हैं। वही नहीं, अगर आपको याद रहेगा तो आप स्मार्ट वर्ल्ड के बारे प्रश्न किया करते थे, तो स्मार्ट वर्ल्ड का पहला 10 मिलियन प्लस डील विन हुआ है 5G के लिए यूएस में, और काम शुरू हो गया इन सब पे। और Q3 में जो कि 2 हफ्ते हुए हैं अक्टूबर के, उनमें हमने एक 10 मिलियन प्लस का साइबर सिक्योरिटी का डील जीता है, और 2 जो डील हैं वो 20 मिलियन प्लस के जीते हैं। अगेन ग्लोबल कस्टमर्स से ये डील जीते गए हैं। सो जहां तक की डील विंस रहे, जहां तक की रेवेन्यू रहा, आई थिंक वी हैव डन फेयरली वेल, और हमें बहुत खुशी है इस रिजल्ट्स के साथ। जहां तक की प्रॉफिट्स की बात है, 315 करोड़, 5% अप ईयर ऑन ईयर। सो अगर आप देखेंगे तो जो क्वार्टर रहा वो काफी अच्छा रहा। ना Q3 जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए हमेशा जो है नंबर ऑफ वर्किंग डेज के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, एंड देन वी कम बैक इन Q4। दैट्स ब्रॉडली द ट्रैजेक्टरी, और हमारा जो गाइडेंस है वो ये सब मद्देनजर रखते हुए है जो हमने किया है। ओके, यानी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, डील पाइपलाइन भी अच्छी है, नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अमित जी, अब मेरा अगला सवाल होगा मार्जिन को लेकर। मार्जिन, हालांकि वेज हाइक की वजह से मार्जिन, उसके वेज हाइक के बावजूद आपके मार्जिन में जो आप लोग मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ कॉस्ट कम करने में आप लोग कामयाब हुए हैं, और आगे को लेकर क्या गाइडेंस देंगे मार्जिन के फ्रंट पर? हाँ, तो कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स कंटिन्यू टू हैपन थ्रू द ईयर। इट इज नॉट अ वन ऑफ, इट्स एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज। ये हम हमेशा करते रहते हैं। हम लोग काफी कॉस्ट कॉन्शियस हैं फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने वेज हाइक्स दी हैं, जो वेज हाइक्स दी हैं दे आर इन लाइन विद व्हाट वी हैड डन लास्ट ईयर। सो काफी अच्छी वेज हाइक्स दी हमने, वी डिडंट होल्ड बैक। But having said that, there are costs that can be cut, that will continue to be cut in the company. Not only that, हम साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। सो हमने बैंगलोर में नई बिल्डिंग बनाई है, चेन्नई में, बड़ौदा में, मैसूर में बिल्डिंग एक्सपेंशंस हो रही हैं। हमने नई लैब बनाई है एआई की बैंगलोर में, तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी साथ में चल रही हैं। तो इट्स ऑल इन ऑल, आप यू विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, यू विल कंटिन्यू टू स्पेंड, but आप at the same time cost optimization करते रहेंगे, so that you are able to continue to be in that EBIT levels. बिल्कुल। अमित जी, SWC कारोबार के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अभी आपने आपके हाथ एक बड़ी इंटरनेशनल डील लगी है, उसके बारे में कुछ बताइए, और क्या आने वाले समय में ऐसे कुछ और भी डील्स हम कंपनी से एक्सपेक्ट करें? एक तो SWC का जो कैपेबिलिटीज हैं, उनका जो नो हाउ है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का है, राइट? इट इज ओनली दैट कि, एंड उसे हम अब SWC नहीं बुलाते हैं, उसे नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन बुलाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन बिजनेस है वो ग्लोबल कैपेबिलिटीज हैं उनकी, बेंचमार्क, राइट? मार्केट जो था वो इंडिया था, बट वो इंडिया मार्केट भी चल रहा है। इनफैक्ट हमें कपल ऑफ ऑर्डर्स जो हमारे आए हैं वो इंडिया मार्केट से आए हैं, and they are reasonably profitable for us. But not just that, अगर आप देखेंगे जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर आया है, that is because of the deep expertise जो हमारा नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन में है, 5G एरिया में, नेटवर्क एरिया में, Wi-Fi 6, सैटकॉम में जो हमारा कैपेबिलिटी है, वो सब मिलाकर वो ऑर्डर आया है। और जो साइबर सिक्योरिटी का ऑर्डर हमने जीता है अक्टूबर में, वो भी उस एक्विजिशन के चलते आया है। सो वी आर फेयरली प्लीज दैट वी आर टर्निंग अराउंड एंड वी आर बीइंग एबल टू मोनेटाइज जो हमारा ओरिजिनल हाइपोथेसिस था कि हम इसे खरीद कर और आस्ते आस्ते इसे इंटरनेशनल लेके जाएंगे, तो वो हो रहा है। इन एडिशन टू दैट, हमारे पास मिडल ईस्ट में भी पाइपलाइन है। आई शुड बी एबल टू अनाउंस सम क्लोजर्स इन Q3 इन दैट एरिया। तो आप देखेंगे स्लोली जो है ये इंटरनेशनल होता जाएगा एज वी मूव फॉरवर्ड। अमित जी, अब आखिरी सवाल मैं आपसे एक ये जानना चाह रहा हूं कि कोई और वर्टिकल जहां पर आपको आगे की तिमाहियों में, तीसरी और चौथी तिमाही में, जहां पर आपको लग रहा है कि दबाव दिख सकता है? मुझे एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल और प्लांट जो हैं, दीज विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट और प्लांट 4% ईच का क्वार्टरली ग्रोथ हुआ दोनों का, वो कंटिन्यू होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी ग्रो होगा। मेडिकल जो है वो Q3 में, आई थिंक देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ सॉफ्टनेस इन दैट, बट Q4 अगेन ऑनवर्ड इट विल बाउंस बैक।
So overall fairly, like I was telling, मैं किसी को कह रहा था, cautiously optimistic because of the engineering industry, cautious because of the economy. शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बताया कि आपकी डील पाइपलाइन कैसी है, क्या आगे किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है और आगे के आने वाली तिमाहियों को लेकर भी ऑल द बेस्ट आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे आज दबाव काफी दिख रहा है, 4% तक की गिरावट है। अपने मैनेजमेंट को सुना गौरांग सर, क्या लग रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टर्स अगर कोई एंट्री करना चाह रहे हैं तो क्या सलाह है आज? देखिए, अगर आप लिस्टिंग के बाद का इतिहास देखें, एल&टी टेक्नोलॉजीज और एल&टी इन्फोटेक, जो कि अभी LTI माइंडट्री बन गई है कंपनी विलय के बाद, तो एक बहुत ही शानदार रुझान था। हमारी कुछ समय पहले खरीदारी की राय थी, लक्ष्यांक आने के बाद हमने फिर वो खरीदारी की राय थी उसमें बदलाव किया था और मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय दी थी। फिलहाल कवरेज नहीं है क्योंकि हम थोड़ी बहुत समीक्षा कर रहे हैं कारोबार को लेकर के। नतीजे तो जिस प्रकार से आए और मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां थी वो अभी हमने सुन ली है, लेकिन अगर आप मिड कैप IT में निवेश करना चाहते हैं तो हमारी राय में जो हमारी कवरेज है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स, साइंट लिमिटेड, कोफोर्ज, KPIT टेक और टाटा एलेक्साई, ये LTI माइंडट्री पर भी है लेकिन वो रिव्यू के अंडर चल रहा है अभी हाल फिलहाल। तो और अगर आप ये भी देखने जाए, पिछले कई तिमाहियों के नतीजे अगर आप देखें तो मिड कैप IT ने ना तो सिर्फ बेहतर नतीजे लेकर के आए दिग्गज IT के मुकाबले, लेकिन निवेशकों की निवेश की गई पूंजी में बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि भी की है जब हम तुलना करते हैं ये दोनों मापदंड पर। तो एल&टी टेक पर फिलहाल तो कोई राय नहीं है, लेकिन जो बाकी विकल्प हमने मिड कैप IT में बताए वहां पर हमारी कवरेज है। बिल्कुल। तो ये है एल&टी टेक पर आपके लिए राय। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी की, और हमारे अगले सेगमेंट में फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ेंगी जो कि बताएंगी आपको आज का ऑप्शन का चैंपियन। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बेयरिश साइड की रहेगी। अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है यहाँ पे, जिसके अंदर आज हम एक करेक्शन देख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने डेली चार्ट पे यहाँ पे करेक्टिव फेज में चल रहा है और 450 के टॉप बनाने के बाद वापस से नीचे की तरफ चला है, जिसमें 430 तक का नीचे का एक फॉल विटनेस है। तो बेयर पुट स्ट्रैटेजी से आपको इसको ट्रेड करना है, जिसमें 440 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको करंट मार्केट प्राइस से खरीदना है और 430 का पुट ऑप्शन बेचना है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी का स्प्रेड जो बनता है उसके हिसाब से आपका मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे है वो 12,000 तक का हो सकता है और मैक्स लॉस जो है वो यहाँ पे 5,500 का बनेगा। ओके, तो ये है सलाह। ऑप्शंस में अंबुजा सीमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। 440 की पुट खरीदने की राय। आज करीब 1.25% की कमजोरी भी है स्टॉक में। अधिकतम मुनाफा अगर हुआ इसमें आपको तो 12,420 तक का हो सकता है, नुकसान 5580 का। इसका आप ध्यान रखिए। और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी हम चला देते हैं कि ऑप्शन में संभल के ट्रेड करने की राय यहाँ पर हम लगातार आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। करेंगे सोशल मीडिया पर हमें सवाल आ रहे हैं। मुंबई से अतुल पांचाल जी का सवाल है, नाल्को पर 80 शेयर्स हैं इनके पास और 70 रुपए पर इन्होंने खरीदा हुआ था। नाल्को को लॉन्ग टर्म नजरिया है इस स्टॉक में इनका। गौरांग आप बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने नाल्को को खरीदा हुआ है, काफी मामूली मुनाफे में है और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। शेयरों की संख्या भी लिमिटेड ही है, इस वजह से बहुत बड़ा गेन नहीं हो रहा है। हालांकि नाल्को देखिए अब 100 रुपए के पास आ चुका है। अब और तेजी के लिए स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, खरीद का भाव करीबन 70 के आसपास, जो कि काफी महफूज यानी कि कंफर्टेबल जोन है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो। दूसरी बात, धातु क्षेत्र में जो नतीजे आ रहे थे पिछले वित्तीय वर्ष में और जो इस वित्तीय वर्ष के हमने पहले तिमाही के नतीजे देखे, उसको देख करके हमें लग रहा है कि शायद धीरे धीरे करके
आंकड़ों में, नतीजों में, धातु क्षेत्र की कंपनियों में जो बदलाव आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया इनका नालको में, तो ये लंबी अवधि के लिए बने रह सकते लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय, कोई चिंता वाली बात नहीं है स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मोहन दास। मोहन दास जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम। हेलो जी मोहन दास जी सवाल पूछिए अपना, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैम मेरे पास सुजलॉन है 20,000 शेयर 9.5 के रेट पे, और लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं मैम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन, वैसे काफी लकी हैं आप, कांग्रेचुलेशंस पहले तो कि आपने इतना समय दिया सुजलॉन को, क्योंकि आप ऐसे लेवल पर आपने एंट्री की थी जब स्टॉक में ज़्यादा कुछ फंडामेंटल्स इसके अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस जिस तरीके से बना हुआ है सेक्टर पर, सुजलॉन को फ़ायदा मिल रहा है, लगातार स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। अब देखिए 30 के लेवल पर आ चुका है सुजलॉन, तो पेशेंस था आपके अंदर और लकीली आपको उसका फ़ायदा भी मिला, आपको रिवॉर्ड भी किया बाजार ने। रत्नेश जी क्या करें, सुजलॉन पर 20,000 शेयर्स, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले ली थी और 9 रुपये के भाव पर उन्होंने एंट्री की है और अब देखिए अच्छे गेन में हैं, करीब करीब यहाँ पर इनको 4 लाख से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है। तो अभी क्या करें, सुजलॉन में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें या फिर निकल जाना सही स्ट्रैटेजी होगी? हाँ, इनकी खरीदी भाव काफी अच्छी है, काफी नीचे लेवल का है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको इतनी जल्दी अभी निकलना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम अभी काफी अच्छा इसमें पिकअप हुआ है, कंपनी में भी थोड़ा टर्न अराउंड हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 32-33 रुपए के आसपास में कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में इसका लक्ष्य थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, जो कि यहाँ पे 50 रुपए तक भी आ सकता है। तो 32-33 रुपए के आसपास थोड़ा सा मैं इनको एक छोटा मोटा कुछ क्वांटिटी इनको बुक करने की सलाह दूंगा, बाकी का स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस नीचे का इनको लगाना चाहिए मेरी तरफ से, वो एक 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इनको कंटिन्यूस तेजी को होल्ड, तेजी को राइड करना चाहिए, जो कि इनको 50 रुपए तक के लिए ये स्टॉक को लेके जा सकती है। ओके ठीक है, तो ये है सलाह सुजलॉन पर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप पर हमें आया, उत्तर प्रदेश से लक्ष्मण जी का सवाल है। फेडरल बैंक 700 शेयर्स 132 पर इन्होंने लिया हुआ था। फेडरल बैंक के अभी कल ही कंपनी ने अपने नतीजे भी घोषित किए हैं, उसके बाद सपाट कारोबार रहा फेडरल बैंक के स्टॉक में। आज अगर देखें फेडरल बैंक में तो इस वक्त 147 के पास कारोबार कर रहा है, तो इनकी खरीद से तो ऊपर है। अब इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया कि इनका नजरिया कितना लंबा है, बट गौरांग क्या सजेस्ट करेंगे, फेडरल बैंक कैसा लग रहा है आपको इन स्तरों पर? अपने सर्वोच्चम ऊंचाई के आसपास कामकाज कर रहा है पूजा ये, और मेरे ख्याल से वो सर्वोच्चम ऊंचाई जो बनी थी वो 152 या 153 के आसपास बनी थी, और वो भी हाल ही में बनी हुई है। और जैसे आप भी बता रहे थे, नतीजे नतीजे इसके कल ही आए मेरे ख्याल से, और नतीजों में कोई ऐसी निराशा दिखाई नहीं दे रही, और बुनियादी तर्क के आधार पर ये एक छोटी निजी क्षेत्र की बैंकों में गिनती की जाती है इसकी। ऐतिहासिक तौर पर ये दक्षिण भारत स्थापित बैंक एक समय पर हुआ करती थी, लेकिन नए शाखाएं को खोल करके इन्होंने अपने कदम वहां से और पूर्ण भारतवर्ष में बढ़ाने का प्रयास किया है, और उसमें वो काफी सफलता भी इन्होंने हासिल की है। मैनेजमेंट की टिप्पणी को लेकर के हम काफी संतुष्ट हैं, कारोबार को लेकर के, और निरंतर ग्रॉस और नेट एनपीए में पिछले कुछ तिमाहियों से हम निचले स्तर के आंकड़े देख रहे हैं। प्रोविजनिंग नीचे आ रही है और मार्जिन में भी सुधार हो रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय फेडरल बैंक में आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और विशाल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विशाल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? नमस्कार मैडम, मैं सूरत से बात कर रहा हूँ। हेलो। ओके नमस्कार, मैं जी सूरत से बात कर रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल विशाल जी। बजाज 300 है, 1 साल से पड़ा है, वो 1640 की खरीद है, 35 स्टॉक है, क्या करना चाहिए इस लेवल पे? ठीक है, बजाज फिनसर्व कोई बदलाव नहीं हुआ है इस 1 साल में, लेकिन ये इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए होते हैं, और हम देख रहे हैं अभी एनबीएफसीज
को फ़ायदा हुआ है, हाल फिलहाल में काफ़ी चली भी हैं, लेकिन मार्जिन्स को लेके थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में नहीं दिख रही हैं। एक बार राय ले लेते हैं बजाज फिनसर्व में। गौरांग आप ही सजेस्ट करिए, 1 साल का समय ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन इनकी खरीद भाव से कोई बदलाव नहीं हुआ। 1640 पे लिया था, आज भी स्टॉक उन्हीं स्तरों पर है। क्या करें, बजाज फिनसर्व में बने रहें स्टॉक में? देखिए पूजा, इस कंपनी के ऊपर कवरेज नहीं है, इसलिए ये कोई विशेष टिप्पणी नहीं है रिकमेंडेशन के रूप में, लेकिन इनकी जो चिंता है उसको मैं शायद थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा उसके ऊपर। इस समूह की और एक कंपनी है जो कि बजाज फाइनेंस के नाम पे है और वहां पर हमारी कवरेज है। अब आप दोनों ही कंपनियों का पिछले 5 साल या उससे अधिक का इतिहास देख लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से वृद्धि हुई है लोगों के निवेश में। कामकाज अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, मैनेजमेंट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड मेरे ख्याल से निरंतर आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, यानी कि खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन कंपनी अच्छी है और बैलेंस शीट भी अच्छी है, कामकाज भी इनका काफी दुरुस्त है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। निफ्टी कंपनियां हैं ये सभी, तो कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकल रैली नहीं है वो भी हम आपको दिलवा देते हैं। रत्नेश जी, बजाज फिनसर्व 1640, और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस में। अभी यहाँ से लेवल्स कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? बजाज फिनसर्व देखिए तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, अपने की एवरेजेस के साथ में ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा उसको सप्लाई आ रहा है 1650 1660 जोन पे के थोड़ा सप्लाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे कोई घबराने की बात नहीं है। ये निकलता है 1660 के ऊपर में तो कहीं पे भी इनको 100 रुपए की तेजी वहां से देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल बने रह सकता है। भी अगर इनको स्टॉप लॉस टेक्निकली देखें तो स्टॉप लॉस जरूर हम देते हैं, तो टेक्निकली स्टॉप लॉस है 1570 रुपए का यहाँ से स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय, ना टेक्निकल कोई दिक्कत है और फंडामेंटल तो भी हमने आपको राय दे दी है। अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम फाइन ऑर्गेनिक्स पे है मेरे पास 40 शेयर्स है मैम, 4500 के उस पे लॉन्ग टर्म व्यू मैम चाहता हूँ कि आई वांट टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, तो और एवरेज कर सकते हैं उस पे कर सकते हैं। okay. बिल्कुल। और मैं कैमटार टेक पे भी मेरे को व्यू चाहिए, अभी मेरे पास है नहीं, बताया मैं उसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन से उसमें एंट्री लेवल्स होंगे? एमटार टेक, ठीक है, चलिए दोनों पे आपको राय दिलवा देते हैं। सबसे पहले तो फाइन ऑर्गेनिक्स, गौरांग जी फाइन ऑर्गेनिक्स जो हैं ये अगले 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा इनके यहाँ से। जगप्रीत जी आप हमें सुन पा रहे हैं? ये फाइन ऑर्गेनिक्स को आपने क्यों चुना 10 सालों के लिए? मैम ये ओलियो केमिकल्स में लीडिंग प्लेयर है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा देखा था, और एफएमसीजी में भी इसकी काफी डिमांड है। अच्छा, इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, या ठीक है, राइट। तो चलिए, अच्छी रिसर्च प्रॉपर पढ़ाई करके आपने इस स्टॉक का चुनाव किया है। गौरांग से एक बार फंडामेंटल राय लेंगे, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स, गौरांग इन्होंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई करके अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक का चुनाव किया है, लेकिन अगले 10 सालों के लिए फाइन ऑर्गेनिक क्या आपको सही लग रही है? मिड कैप स्पेस की कंपनी है या फिर कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल मुनाफे में है ये, मुनाफा लेकर निकल जाएं या फिर बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए? पहले तो जगप्रीत सिंह जी की मैं सराहना करने चाहूंगा पूजा, जिस प्रकार से इन्होंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया हुआ है और कंपनी के बारे में जानकारी लेकर के निवेश किया, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जगप्रीत सिंह साहब जैसे कामकाज करते हैं, अभ्यास करके निवेश करते हैं, वैसे उसी तरीके से बाकी अन्य लंबी अवधि के निवेशक भी इस तरीके से कामकाज करें, ताकि उनको पता चले कि वो कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। अब आते इनके 2 जो विकल्प है उनके ऊपर, तो फाइन ऑर्गेनिक्स फिर से कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं देंगे खरीदारी करने की, बेचने की, बने रहेगी क्योंकि कवरेज नहीं। लेकिन इनका जो दूसरा प्रश्न था एमटार टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी इन्होंने पसंद की है। आईपीओ जब आया था पूजा, मुझे याद है हमारी कंपनी ने
आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी एमटार टेक्नोलॉजीज में। वहां से अब ये 2500 के ऊपर 2600 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कंपनी जिस क्षेत्र में कामकाज करती है उसके प्रतिस्पर्धी यानी कि पीयर कंपैरिजन करने में कोई कंपनी लिस्टेड एंटिटी में तो है नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ये कंपनी कहां पर कामकाज करती है तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान जिसे हम कहते हैं, वहां पर कामकाज करती है। न्यूक्लियर साइंस यानी कि परमाणु से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है वहां पर कामकाज करती है, परमाणु विज्ञान जिसे हम कहते हैं। और भारत सरकार जिस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे और कदम बढ़ा रही है और इसरो के तरफ से भी जो जानकारी आ रही है अलग अलग अभ्यास को लेकर के और लॉन्चेस को लेकर के, हमारा अनुमान है कि एमटार जैसी टेक्नोलॉजी की जो विशेषताएं हैं, सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं या फिर प्रोडक्ट्स है, उनकी जरूरत बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में पड़ेगी। तो एज अ डिस्क्लोजर, एमटार टेक्नोलॉजीज पर आईपीओ के समय कुछ समय हुआ है आईपीओ आ करके, तब आईपीओ में निवेश की राय दी थी। बहुत शानदार कंपनी का चुनाव सिंह साहब ने किया है। ठीक है, तो एमटीआर टेक बिल्कुल अप्रूवल है, आप अभी भी ले सकते हैं, स्तरों पर भी अच्छी लग रही है। हालांकि स्टॉक चला काफ़ी है तो, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जिस कारोबार में है ये कंपनी वहाँ पर और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसका फ़ायदा इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी यहाँ पर होगा और फाइन ऑर्गेनिक में भी आप बने रह सकते हैं। ये राय आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। उसके पहले बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बाजार दिन के निचले स्तर पर अब आ चुका है। निफ्टी ने कुछ देर पहले एक अच्छी रिकवरी आई थी और 19,800 के लेवल्स को यहां पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बिकवाली बढ़ी है। बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे फिसल चुका है और निफ्टी में भी देखिए तेज गिरावट 19,800 के लेवल्स को भी तोड़ चुका है और अब अपने दिन के निचले स्तर पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक बार मार्केट पर राय ले लेते हैं रत्नेश जी। ये अभी थोड़ी देर पहले एक गिरावट आई है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से इसी तरीके का ट्रेड है। अपने अहम रेजिस्टेंस पर आता है और उसके बाद बिकवाली शुरू हो जाती है। यहाँ से फिर से एक रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। कोई ट्रेड आपको दिख रहा है निचले स्तरों पर आकर? बिल्कुल, एक थोड़ा सा जैसे 19,800 19,850 काफी एक मेजर रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, तो वहां पे जाते हैं तो थोड़ा सप्लाई हमको देखने को मिलता है। और नीचे में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वापस सपोर्ट ले लेता है बाजार 19,700 19,680 के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल ये रेंज रहेगी। जैसे इस गिरावट से थोड़ा घबराना नहीं चाहिए। हाँ, नीचे मिलता है तो जरूर एक बार ट्रेड ले सकता है। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी एक्सपायरी स्टैंड से भी हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेशर में, इसलिए थोड़ा सा ये हमको देखने को मिल रहा है। गिरावट पर मुझे ऐसा लगता है कि 19,700 के आसपास में है तो वहाँ पे जरूर एक खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही आपको दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ सरकारी कंपनियों पर। स्वदेश ने आपको 2 दिन पहले ही एमएमटीसी एसटीसी के शेयर को लेकर सावधान किया था और आज देखिए दोनों ही शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। हम आपको अभी सतर्क कर रहे हैं कि एमएमटीसी और एसटीसी इन तमाम शेयरों से बच के रहिए। अब इस पर पूरी रिसर्च लेकर शरद हाजिर है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट किस वजह से है। शरद बताइए, एमएमटीसी एसटीसी काफ़ी चले थे ये स्टॉक और निचले स्तरों से शानदार बाइंग आई थी, लेकिन आज गिरावट है। ये तेज़ी के पीछे की वजह क्या थी और क्या अब यहाँ पर कॉशियस हो जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को? जी बिल्कुल, हमने जो है 2 दिन पहले ही हम जो है हमारे दर्शकों को जो है सावधान और सतर्क कर दिया था इन सारे गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में जहां पे जो है भारी तेज़ी देखने मिली थी। अब याद रखिए हाल ही में जो है बड़ी तेज़ी आई है, लेकिन आज जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है दोनों स्टॉक्स में। एमएमटीसी ले लीजिए या एसटीसी ले लीजिए। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डीलिस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए दोनों शेयरों की जो आखिरी बड़ी तेज़ी देखी गई थी वो 2007 में देखी गई थी। अब जो है बात करें तो एमएमटीसी 2007 से उच्चतम स्तर से अभी भी 95% नीचे है। और अगर हम बात करें पिछले 10 साल में 100 रुपये के ऊपर कभी शेयर का प्राइस गया ही नहीं है। अब वही एसटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2007 के जो हाई लेवल्स थे वहाँ से भी स्टॉक 80% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 6 साल में जो है 200 रुपये के ऊपर जो है शेयर अपने जो प्राइस है उसके ऊपर नहीं गया है।
ऑफकोर्स जो ओवरऑल है बाजार का जो मोमेंटम है ये नेगेटिव हो गया है, लेकिन जब निचले स्तर से अगर देखें जो रीसेंट इंक्रीज हुआ एमएमटीसी 3 गुना बढ़ा है, वहीं एसटीसी के बारे में बात करें तो वो लगभग 2 गुना बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिली है। लेकिन याद रखिए ये कंपनीज जो हैं जनरली लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनके ऑपरेशनल इनकम ज़्यादा नहीं है। 2023 में एडजस्टेड में देखें तो ऑलमोस्ट 138 करोड़ का घाटा आया। वही अगर ये आंकड़े 2022 और 2021 के बारे में देखें, इन लेवल्स में भी देखो घाटा देखने मिल रहा है, लगभग 250 से 780 करोड़ के बीच एमएमटीसी का घाटा है। वही अगर एसटीसी की बात करें, यहाँ पे देखें तो 2023 में ज़रूर एक पॉजिटिव रिएक्शन आया है, 33 करोड़ का जो है मुनाफा आया है, लेकिन जो घाटा है 2021 और 22 में ये भारी है। ये लगभग आप कह सकते हैं 100 करोड़ और एक 50 करोड़ जो है 2021 में देखने मिला था। तो ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, यहाँ पे ऑपरेशनल इनकम ज़्यादा नहीं है। और स्ट्रीट में एक यूफोरिया आया था जहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी कि डीलिस्टिंग की बात चल सकती है गवर्नमेंट की, लेकिन हमने जो है आप लोग को सावधान 2 दिन पहले ही किया और अभी भी सावधान पे रखे कि इन स्टॉक्स पे जो है वेरी कॉशियस रहें। बिल्कुल, तो इस तरह की खबरें आ रही थी, खबरों के चलते यहाँ पर तेजी आई थी डीलिस्टिंग की खबरों के बाद, लेकिन उस पर कुछ क्लैरिटी, कुछ साफ तरीके से पुष्टि नहीं हुई है सरकार की तरफ से। हालांकि फंडामेंटल्स कुछ नहीं है कंपनी के, जो कि शरद भी बता रहे थे कि ऑपरेशनल प्रदर्शन बेहद ही कमजोर है एमएमटीसी एसटीसी दोनों का ही, और इस पर हम आपको लगातार 2 दिनों से सावधान कर रहे थे। आज भी देखिए अब स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर एक बार राय भी ले लेते हैं। गौरांग, एमएमटीसी एसटीसी जैसी कंपनियां कुछ खबरों के चलते यहाँ पर तेजी आई थी, लेकिन टिक नहीं पाई है और अब लगातार स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं। आज 10% का लोअर सर्किट इन स्टॉक्स में लगा हुआ है। आपकी क्या राय बन रही है जिस तरीके से सरकारी कंपनियों में तेजी आ रही है, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? और जिनकी होल्डिंग्स हैं, जो कि रिटेल स्पेशली यहाँ पर फंस चुके हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक आपके चैनल के माध्यम के द्वारा पूजा आपके दर्शकों को और निवेशकों को, खास करके जो छोटे निवेशक हैं, उनको एक सलाह बिल्कुल देना चाहूंगा कि जब तक आपके पास कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक किसी भी तरह का सौदा, बाजार में जो अफवाहें उड़ रही है या फिर बातें हो रही है उस पर भरोसा करके अगर आप निवेश करते हैं तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप फंस जाते हैं निवेश करके, तो उस निवेश में से निकलने के लिए भी आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से 10% के लोअर सर्किट ये दोनों ही स्टॉक में आ रहे हैं। और जब ये चल रहे थे, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन पहले जब ये चल रहे थे, इन सब अफवाह को लेकर के जो बाजार में बातें उड़ रही थी, तब इसी प्रकार से ऊपर के सर्किट लग रहे थे। तो मेरी राय या सलाह ये होगी आपके दर्शकों को और निवेशकों की, मेहरबानी करके ये ऊपर नीचे वाले सर्किट लगने वाले स्टॉक में, और इस प्रकार के और भी कई शेयर है, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, जो शायद लोगों को ललचाते अपने तरफ और वो लालच में आने के बाद निवेशक फंस जाते हैं। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है, आप अभ्यास नहीं करते हैं। यही बात मैं बोल रहा था जब भी हम पहले एमटार टेक्नोलॉजीज से जुड़ी हुई सिंह साहब का जो प्रश्न था उसके ऊपर। अब अभ्यास कीजिए, थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए। आप मोबाइल फोन खरीदने बाहर जाते हैं या कोई चीज अपने लिए खरीदने जाते हैं तो इतने सवाल जवाब करते हैं कि उसकी कोई अंत नहीं होता। लेकिन शेयर बाजार में जब आते हैं तो आप किसी की भी बात सुन करके निवेश कर देते हैं बिना कोई अभ्यास किए। तो ये बहुत घातक चीज है, ये सब चीजों से संभलना चाहिए। बहुत वाजिब बात की आपने कि अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी हम खरीदने जाते हैं, नॉर्मल शॉपिंग भी करने जाते हैं, तो एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च करके पढ़ के जाते हैं। यही चीज़ आपको शेयर बाजार में भी करनी है। शेयर बाजार में भी अगर आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं तो हर एक कंपनी के बारे में ठीक तरीके से समझिए, पढ़ाई कीजिए और फिर वहाँ पर आपके पैसे हैं उनको आप निवेश करिए। एमएमटीसी एसटीसी, वैसे भी ये जो सर्किट वाली कंपनियां, इनसे तो वैसे भी बच के ही रहना चाहिए। जो लगातार अपर सर्किट लगा रही हैं या लगातार लोअर सर्किट में चल रही हैं, उनसे तो वैसे भी संभल के ही रहना चाहिए। ये है सलाह इन तमाम सरकारी कंपनियों पर, और बार बार हम इन स्टॉक्स पर आपको आगाह भी कर रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं, संभल के रहिए। इस बीच बाजार पर एक बार वापस से आते हैं
और भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है वो रियल्टी और बैंकों से है। बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और रियल्टी स्टॉक्स में भी प्रेशर है। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में ही है। फार्मा और हेल्थ केयर को अगर छोड़ दें तो ये अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स इस वक्त लाल निशान में ही आ चुके हैं। और मार्केट ब्रेड भी देखेंगे तो अब गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है। बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तर पर। लेकिन चलिए अब वापस से दर्शकों के सवाल पर आते हैं। हमारे साथ आगरा से दिशा जैन जुड़ चुकी हैं। दिशा जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैम, आई हैव 5000 GSFC at the rate 175। ओके, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? मैम ओरिएंट सीमेंट है 5200 शेयर्स एट द रेट 133 एंड आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ये कितने समय? शॉर्ट टर्म ट्रेडर, नाइस। ओरिएंट सीमेंट काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। 4 लाख पे लिया था, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की। ओरिएंट सीमेंट देखिए आज भी 11.5% ऊपर है। और जीएसएफसी भी एक बार आपको दिखा देते हैं। जीएसएफसी में हम फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेजी भी देख रहे थे। कुछ फंडामेंटल रीजन भी है, ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, जिसके चलते फर्टिलाइजर कंपनियां भी चल रही थी। जीएसएफसी का अगर देखें 175 पर इन्होंने लिया था और मौजूदा भाव जो है वो 206 पर है। आज दबाव में है लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है। रत्नेश जी, दोनों स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म नजरिया था और बहुत ही बढ़िया गेन इनको हो रहा है। अब निकल जाएं अपना मुनाफा लेकर? इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का था तो बिल्कुल इनको एक थोड़ा सा मुनाफा जरूर मैं बांधने की सलाह दूंगा। पहले ओरिएंट सीमेंट का चार्ट देखे तो ओरिएंट सीमेंट में काफी अच्छी इनके भाव की खरीदी है, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। हालांकि इनका शॉर्ट टर्म नजरिया था उसकी उस लिहाज से काफी अच्छा इनको मुनाफा हो रहा है। आज के सत्र में हालांकि चार्ट पे एक नया फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि पार्शियली एक मुनाफा बांध ले, बाकी यहाँ पे एक 195 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर उसके नीचे जाता है तो ही फिर बचे हुए में मुनाफा बांध ले, अन्यथा ऊपर तक के जो टारगेट मुझे दिख रहे चार्ट पे कम से कम वो 240 से 250 तक के दिखते हैं। तो पार्शियली मुनाफा बांध के 190 के स्टॉप लॉस से वहां तक के लिए वेट कर सकते हैं ओरिएंट सीमेंट में। जीएसएफसी देखे तो जीएसएफसी में भी परसों के सत्र में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो जीएसएफसी में ये सलाह रहेगी कि जरूर एक यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांधे। बाकी स्टॉप लॉस लगा 195 का, ऊपर के जो टारगेट दिखते हैं मुझे वो 240 तक के दिखते हैं इसमें भी। तो पार्शियली मुनाफा बांध के 195 के स्टॉप लॉस से बैठे 240 के टारगेट के लिए। बाजार में हम कहते भी है ज्यादा ग्रीड भी ठीक नहीं है। जीएसएफसी ओरिएंट सीमेंट अच्छा मुनाफा हो रहा है। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट अगर आपको बुक करना है तो बुक करके निकल जाइए, क्योंकि अच्छे लेवल्स पे है। बाजार में उतार चढ़ाव है तो हो सकता है कि स्टॉक घूम जाए यहाँ से। तो आपको अगर मुनाफा हो रहा है तो निकल जाइए इन दोनों स्टॉक से, या फिर पार्शियल मुनाफा एटलीस्ट अपना कैपिटल जो है वो निकाल लीजिए यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख करते हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है जिसमें कि कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों का डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता और रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास और कैबिनेट के बैठक में क्या कुछ फैसला हो सकता है? देखिए, कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, आज की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले सरकार ले सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सबसे अहम फैसला एमएसपी से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। प्रस्ताव के हिसाब से रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी पर फैसला आज सरकार कर सकती है। प्रस्ताव जिसके हिसाब से जो 6 प्रोमिनेंट रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की जा सकती है। एमएसपी का जो निर्धारण है वो 3% से 7% के रेंज में किया जा सकता है नेक्स्ट मार्केटिंग सीजन के लिए। तो किसानों के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला है फेस्टिव सीजन से जस्ट पहले। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की बात करें तो उनके लिए भी खुशखबरी आ सकती है। आज की बैठक से सरकार डीए में बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है, यानी कि जो इस वक्त डीए 42% है उसमें 4% की बढ़ोतरी करके 46% किया जा सकता है। तो त्योहारी सीजन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर, खुशखबरी जो है सरकार दे सकती है। इसके अलावा जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सवाल है, उनके लिए 78 डेज का जो फेस्टिव बोनस है उसको भी उस पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है और सरकार उसका ऐलान कर सकती है। ओके, थैंक यू प्रकाश आपका ये जानकारी देने के लिए। तो त्योहारों के समय किसानों के लिए और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। अच्छी खबर है और
जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें एक एक करके फैसले निकल कर आएंगे, तब इस खबर की पुष्टि यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर मुंबई से ओमकार सावंत जी का सवाल आया है। तानला सॉल्यूशंस है इनके पास, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 665 पर इन्होंने तानला सॉल्यूशंस लिए हुए हैं। और शेयर्स की अगर बात करें तो इनके पास करीब यहाँ पर 10 शेयर्स हैं, तो 10 शेयर्स हैं, इन्होंने 665 पर लिया था। क्योंकि क्वांटिटी कम है इस वजह से केवल 3,800 का मुनाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने इनको कमा कर दिया है। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका स्टॉक पर। गौरांग जी, तानला सॉल्यूशंस काफ़ी ऑलरेडी चल चुका है ये स्टॉक, अभी भी और चलने की उम्मीद है यहाँ से तानला सॉल्यूशंस की? तो तानला के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी गिरा है और इनका निवेश काफी कुछ समय पहले का लगता है, काफी नहीं कुछ समय पहले का। और बुनियादी तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि कंपनी जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और जो कामकाज कर रहा है वहां पर बहुत सारे अवसर हैं आगे और कामकाज बेहतर करने के लिए। हालांकि संख्या कम है उसमें, और इसी प्रकार से हम कहते हैं पूजा, अच्छी कंपनी हो, भले आप कम मात्रा में शेयर्स खरीदें, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको बाजार मुनाफा दे करके जाएगा, ना कि आपके पूंजी में से नुकसान करके आपकी पूंजी लेके जाएगा। तो क्वालिटी बाय कीजिए, आप क्वांटिटी बाय मत कीजिए। ये बहुत ही नम्र विनती है आपके दर्शकों को और निवेशकों को। तो अगर निवेश लंबी अवधि का है तानला में तो आप बने रह सकते। ठीक है, लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए इस स्टॉक में। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। गौरांग जी, रत्नेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।